नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस समय जब आपको करना है कोई निवेश, खासतौर पर फिक्स्ड इनकम निवेश करना है, डेट फंड में निवेश की सोच रहे हैं, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसका आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। ताजा और मौजूदा स्थिति में आपको डेट या फिक्स्ड इनकम निवेश में किन बातों का ख्याल रखना है, कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि किसी भी डेट निवेश को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। खासतौर पर बढ़ती महंगाई हो गई या फिर ब्याज दरें बढ़ने की आशंका के चलते आपके डेट निवेश पर क्या असर पड़ेगा, इस पर करने वाले हैं आज हम खास चर्चा। और शो के पहले हाफ में हमारे साथ जो खास मेहमान आज शामिल हो रहे हैं, सबसे पहले उनका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ है संदीप बागला, ये है सीईओ ट्रस्ट म्यूचुअल फंड। संदीप जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका मनी गुरु में। और जिससे पहले हम संदीप जी आपसे इस शो की शुरुआत करें, आज शो में क्या खास है जरा उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं। आज शो में खास तौर पर हम चर्चा करने वाले हैं डेट में कैसे करें बेस्ट निवेश, फिक्स इनकम की कौन सी कैटेगरी में निवेश करना सही है, अनिश्चित बाजार में लक्ष्य आधारित निवेश स्ट्रैटेजी भी हम समझेंगे, और फिर इक्विटी में मुनाफे के फंड भी आज हम आपको बताने वाले हैं। संदीप जी, डेट या फिर फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट, ये एक ऐसी कैटेगरी या ऐसा निवेश का तरीका है जिसमें आमतौर पर लोग समझते हैं कि वो सुरक्षित है, उनका पैसा सेफ है, वो जोखिम से दूर है। लेकिन हमें मालूम है कि आजकल की स्थिति में डेट में भी निवेश जोखिम फ्री नहीं रहा, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। इसलिए सबसे पहले दर्शकों की और निवेशकों की समझ के लिए मैं आपसे समझना चाहती हूं कि अभी जो करंट सिचुएशन है उसके मद्देनजर, उसके हिसाब से कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो किसी के डेट या फिर फिक्स्ड इनकम निवेश को अभी प्रभावित कर रहे हैं। धन्यवाद रैना जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। तो ये जो डेट है और फिक्स्ड इनकम है, मेरा मानना ये है कि देखिए क्या होता है कि लोगों को निवेश करना चाहिए, डेट में भी निवेश करना चाहिए और संग में इक्विटी में भी निवेश करना चाहिए। और जब कोई मार्केट अगर तेजी में रहता है, जैसे कि कुछ दिनों से इक्विटी मार्केट काफी तेजी में था, अब तो नीचे आ गया है, पर अगर ऐसा होता है तो लोगों का जो एसेट एलोकेशन है वो उस इक्विटी की तरफ ज़्यादा बढ़ जाता है। तो पहली बात तो लोगों को धीरे धीरे अपना पैसा निकाल के डेट में कन्वर्ट करना चाहिए। और डेट में हमें क्या देखना चाहिए कि सबसे पहले तो कि आज जो मुद्रास्फीति है या जो इन्फ्लेशन कहते हैं हमें, वो इन्फ्लेशन कहाँ है। तो सबसे पहले तो हम चाहते हैं कि हमारा परचेजिंग पावर इंटैक्ट रहे। हम अगर जो सेविंग करते हैं उसका हमें 1 साल बाद या 2 साल बाद जो पैसा मिलता है उससे हम वही चीज़ें खरीद सकते हो जो आज हम खरीद सकते हैं। तो जो इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति है वो सबसे ज़रूरी है। आज के ज़माने में 6% के आसपास चल रही है मुद्रास्फीति। और अभी जो ये ग्लोबल कंडीशंस हैं, इसमें क्रूड ऑयल प्राइसेस या जो तेल के भाव हैं वो बहुत ऊपर जा रहे हैं। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो 3-4 महीने पहले जो $65 पर बैरल थे वो बढ़ के अभी $120, $115 हो गए हैं। और इसका भारतीय आर्थिक स्थिति पे काफ़ी असर पड़ता है। एक तो हमारा इन्फ्लेशन ऊपर चला जाता है, प्लस हमारा जो इम्पोर्ट बिल है वो भी काफ़ी ऊपर चला जाता है, और उसके कारण हमारी करेंसी पे भी दबाव पड़ता है। तो इस मौके पे काफ़ी हद तक ये उम्मीद रह सकती है कि इंटरेस्ट रेट थोड़ा ऊपर चले जाएं। और हमारे सेंट्रल बैंक आरबीआई गवर्नर ने ऑलरेडी इंटरेस्ट रेट काफ़ी नीचे रखे हुए हैं और की ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए। तो एक तो ये है कि हम लोग किस साइकिल में, जो साइकिल है हम लोग उसके किस दौर में हैं। तो इंटरेस्ट रेट्स ऑलरेडी बढ़ गए हैं, करीब 70-80 पॉइंट, 100 बेसिस पॉइंट बढ़ गए हैं, बिकॉज इन्फ्लेशन ऊपर है। बट क्या ये सही मौका है लंबे बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने का? प्रोबेबली नॉट। तो अभी एक तो क्या है कि आपको इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा ड्यूरेशन के बॉन्ड्स नहीं खरीदने चाहिए। दूसरा, क्रेडिट बॉन्ड्स हमें नहीं लेने चाहिए।
और तीसरा हमें 2 साल, 2.5 साल, 3 साल के बॉन्ड खरीदने चाहिए, या म्यूचुअल फंड्स, ऐसे म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना चाहिए जिनके फंड्स ट्रिपल ए बॉन्ड्स खरीद रहे हैं इन 2-2.5 साल की मैच्योरिटी के। ओके, तो आप कह रहे हैं कि बहुत सारे रिस्क हैं जो कि किसी के जो डेट पोर्टफोलियो है, फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स है, उस पर काफी हद तक असर डालते हैं, और उसमें ध्यान में रखते हुए कहां पर आपको निवेश करना चाहिए और कहां पर आपको निवेश करने से परहेज करना चाहिए, क्योंकि डूज एंड डोंट्स की लिस्ट है वो हम सब अपने लिए बनाते हैं। जब एक निवेश स्ट्रैटेजी की बात आती है डेट में, हम शायद काफी, जैसा मैंने शुरुआत में बोला था, काफी इसको सेफ समझते हैं कि अरे जोखिम से दूर निवेश करना है तो डेट में पैसे डालो, लेकिन आपने काफी बेहतरीन ढंग से बताया कि डेट डेफिनेटली रिस्क फ्री इंस्ट्रूमेंट नहीं है, उसमें अपने बहुत सारे रिस्क है जो निवेशकों को समझना और जानने जरूरी हैं। अब करंट सिचुएशन में स्पेसिफिकली जैसे हम डेट की तो बहुत सारी कैटेगरीज है संदीप जी। अब जैसे लिक्विड कैटेगरीज हैं या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स हैं, इनफैक्ट आजकल बहुत ज्यादा जिक्र हो रहा है टारगेट डेट मैच्योरिटी फंड्स के ऊपर। ऐसी कैटेगरीज में निवेश करना आपको लग रहा है संदीप जी अभी के मौजूदा समय में एक सही कदम हो सकता है निवेशक के लिए? जी हाँ, होता है। अगर वो जो टारगेट मैच्योरिटी है वो 2-3 साल से ज्यादा ना हो, तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हमारा एक फंड है ट्रस्ट बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड। वो जून 24 के आसपास उसकी मैच्योरिटी खत्म हो जाएगी। तो अभी 2 साल 4 महीने का फंड है और उसमें 5.5% या करीब इंटरेस्ट मिल रहा है। तो अगर आज कोई उस पर इन्वेस्ट करता है तो उसको एक तो जो इंटरेस्ट इनकम उसकी आएगी 5.5% की, और ये धीरे धीरे हर महीने उसकी मैच्योरिटी कम होती जाएगी। तो मैच्योरिटी कम होती जाएगी तो उसका इंटरेस्ट रिस्क भी कम हो जाएगा, और ये आशा है कि जून 24 तक उसको 5.5% मिल जाएगा। लेकिन वही चीज आपको एक बात समझने की जरूरत है कि जो भी इन्वेस्टर हैं उनका इन्वेस्टमेंट होराइजन 2.5 साल का होना चाहिए। अगर 1 साल का होराइजन है और उसमें आप निकालना चाहते हैं 1 साल बाद और इंटरेस्ट रेट बहुत बढ़ गए, तो फिर उनको थोड़ा सा नुकसान हो सकता है या उनकी इंटरेस्ट रेट कम हो सकती है। लेकिन इसमें कभी भी आपका प्रिंसिपल डूबेगा नहीं। अगर आप क्रेडिट फंड्स में डालते हैं तो हो सकता है कि उसमें लॉसेज हो सकते हैं, एंड दैट इज वाई आजकल का जो चलन है कि उसमें क्रेडिट फंड्स में कोई भी निवेश नहीं कर रहा है। तो अभी इंटरेस्ट रेट्स रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, बिकॉज इन्फ्लेशन अभी भी बढ़ा हुआ है और हमें मार्केट में लोगों को उम्मीद है कि ये बढ़ा हुआ ही रहेगा। तो जिससे काफ़ी पॉसिबिलिटी है कि जो 5 साल, 10 साल, 15 साल के बॉन्ड्स हैं उनका प्राइस गिर जाए, और उसके कारण ये हो सकता है कि आप इन्वेस्टर का रिटर्न कम आए। बट फिर भी मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि अगर आप लंबे बॉन्ड में भी इन्वेस्ट करते हैं तो ये इक्विटी के बदले काफ़ी सेफ है। आज इक्विटी में इट्स क्वाइट पॉसिबल कि 15-20% गिर जाए मार्केट, हो सकता है आपका फंड ज़्यादा गिर जाए उससे। और अभी जो करेक्शन हुआ है मेरे ख्याल से करीब 15% का करेक्शन हुआ है, और जो मार्केट विशेषज्ञ हैं वो बोल रहे हैं यहाँ से 15% और गिर सकता है मार्केट। तो बॉन्ड मार्केट में उतना बड़ा करेक्शन नहीं होता है। टिपिकली आपको 6-7% इंटरेस्ट तो साल का मिलता ही है, और उसके बाद अगर प्राइस फ्लक्चुएशन भी हुई तो 5-7% से ज़्यादा नहीं होती है। इसलिए अगर आप 1 साल होल्ड करें या 2 साल होल्ड करें तो आपका जो टोटल रिटर्न नेगेटिव नहीं होगा। आपको शायद उस पर इंटरेस्ट कम मिले, बट नेगेटिव होने की उम्मीद कम होती है। तो इसलिए डेट, अगर बाकी एसेट कैटेगरी में स्पेसिफिकली इक्विटी की बात कर रहा हूँ, तो उससे काफ़ी हद तक सेफ है। सो मेरा मानना है कि कोई भी हाउस होल्ड है उसका 70-80% पैसा तो डेट में ही लगा रहना चाहिए, चाहे फिक्स डिपॉजिट हो, चाहे कोई बॉन्ड हो, चाहे कोई म्यूचुअल फंड हो। और उसमें उतार चढ़ाव होने के बावजूद वो पैसा एब्सोल्युटली सेफ रहता है। इक्विटी में रिटर्न्स जल्दी आते हैं और 3-4 साल के रिटर्न्स जो हैं वो कई बार 6 महीने में आ जाते हैं,
और उसके बाद वो मार्केट धीरे धीरे करेक्ट करता है। तो कंपेयर टू इक्विटी, डेट इज सेफर। और जो इक्विटी है वो 15-20% आप एलोकेशन रखिए और उसको आप चेक करते रहिए, बिकॉज फॉर अ हाउस होल्ड मेरे ख्याल से ये काफी इम्पॉर्टेंट है कि जो उनकी मूल राशि है, मूल पूंजी है, वो बनी रहे। तो डेट में वो प्रॉब्लम शायद आपको नहीं हो, अनलेस आप हाई यील्ड डेट फंड्स में जाएं, जो वैसे भी आजकल इतना उनका प्रचलन नहीं है। बिल्कुल। और क्रेडिट रिस्क से बचना कितना जरूरी है संदीप जी? इनफैक्ट मैं यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान इस पर भी लाना चाहूंगी, जैसे डेट कैटेगरी में बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड्स हैं और जो शॉर्ट टर्म फंड्स हैं, ऐसे फंड्स में अभी एक्चुअली डेट फंड कैटेगरी के लिहाज से एक बेहतरीन निवेश की अपॉर्चुनिटी है। नहीं, पहला ऑप्शन जो था आपका क्रेडिट फंड्स, तो उसमें मैं फ्रैंकली आपको बताता हूँ कि क्रेडिट फंड्स में क्या है, आप किसी छोटी कंपनी को या जो कंपनी ने काफी पैसा ऑलरेडी ले रखा है, जिसका ऋण काफी ज्यादा है, आप उसको पैसा देते हैं। और सिंस उसको उसकी रेटिंग कम है, वो आपको ज्यादा इंटरेस्ट देती है, तो बाय डेफिनेशन उसमें रिस्क ज्यादा है। बट ये जो रिस्क है, इसको मैनेज करने की तकनीक और उसके जो साधन है, वो म्यूचुअल फंड्स के पास काफी हद तक कम रहते हैं। तो म्यूचुअल फंड्स में मेरा मानना है जो बैंक्स हैं या फिर जो एनबीएफसीज हैं, उनके पास ज़्यादा इंफॉर्मेशन रहती है और ज़्यादा कंट्रोल रहता है इन कंपनीज को जिनकी रेटिंग कम है। तो म्यूचुअल फंड्स के पास वो साधन नहीं होते हैं, इसलिए मेरा मानना है कि क्रेडिट फंड्स, म्यूचुअल फंड रूट आप इन्वेस्ट मत ही करें। अगर करना है तो आप फिर वो पीएमएस हैं, एआईएफ रूट्स हैं, जहाँ पे आपका पैसा शायद थोड़े दिन के लिए लॉक इन रहता है, बट वहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट मिल सकता है, अच्छा इंटरेस्ट मिल सकता है। जहाँ तक बात है शॉर्ट टर्म फंड्स और बैंकिंग पीएसयू डेट फंड्स की, आजकल सब फंड्स ने अपनी मैच्योरिटी कम कर रखी है। तो एक जैसे शॉर्ट टर्म फंड 1 से 3 साल की मैच्योरिटी रहती है, और उसमें आप अगर पीरियोडिकली निवेश करते रहें, जैसे कि आप इक्विटी में एसआईपी करते हैं, वैसे आप किसी शॉर्ट टर्म फंड या किसी बीपीएसयू फंड में आप इन्वेस्ट करें और एसआईपी करते रहें, तो जब बॉन्ड का भाव ऊपर है तब भी आपने निवेश किया है, जब नीचे आ गया तब भी निवेश किया, तो उससे क्या है, आपकी अच्छी एवरेजिंग हो जाएगी। और मेरा मानना है कोई भी डेट इन्वेस्टर टिपिकली 2-3 साल के लिए तो इन्वेस्ट करता ही है, तो 2-3 साल में इंटरेस्ट रेट साइकिल भी टर्न हो जाती है एंड वो आपका रिटर्न अच्छा खासा बन सकता है। ओके ओके सर, तो यहाँ पर ये कुछ कैटेगरीज हैं, कुछ डेट फंड में खासतौर पर ध्यान में रखने की बात है। बट ओवरऑल एक टू सम अप इस पूरे डिस्कशन को समाप्त करने के लिए मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आने वाले टाइम में अब एक डेट पोर्टफोलियो के लिए, जो एक हेल्दी डेट पोर्टफोलियो हम किसी का कहते हैं, वहां पर अभी किसी निवेशक को किन 3 बातों का ख्याल रखने की जरूरत है? तो एक तो जैसे मैंने कहा कि पहले कि क्रेडिट, आप क्रेडिट पे ध्यान दें कि आपका जो फंड हाउस है वो ज्यादा क्रेडिट। संदीप जी, शायद थोड़ा सा ऑडियो में दिक्कत है, लेकिन जो आप टिप्स अभी फिलहाल दर्शकों को दे रहे थे, निवेशकों को दे रहे थे कि एक तो हाई क्रेडिट रिस्क निवेश से आपको बचने की जरूरत है। बिल्कुल संदीप जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए, मैं आप ही की बात को थोड़ा समअप कर रही थी, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं अब। थैंक यू सो मच। मैं ये कह रहा था कि एक तो क्रेडिट से आप सावधान रहिए, मार्केट काफी चढ़ा हुआ है, तो जो हाई यील्ड के लिए आप अभी न जाएं। दूसरा, ड्यूरेशन से थोड़ा दूर रहें, बिकॉज इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने की आशा है। तो और जो भी डिफरेंट टाइप ऑफ डेट फंड्स हैं, आप उसका एक पोर्टफोलियो बना लीजिए। जैसे आपको कुछ अगर पैसों की जरूरत है, आपको पता नहीं है कब पैसों की जरूरत होगी, तो उसमें आप लिक्विड फंड में डालिए या फिर आप मनी मार्केट फंड में डालिए।
जिस पैसे की जरूरत आपको 2-3 साल बाद पड़ने वाली है, वो शॉर्ट टर्म फंड्स और पीएसयू बैंक, पीएसयू डेट फंड्स या कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स में डाल सकते हैं। और कोई भी फंड अगर आपको समझ में ना आए, आपको ये कोई समझ नहीं पाए कि ये क्या करता है, कोई अगर बोले कि भाई इसमें हम डेरिवेटिव यूज करते हैं, ये फ्लोटिंग रेट फंड है, जो बात आपको समझ में नहीं आए आप वहां पैसा न लगाएं। जो बात आपको समझ में आए कि भाई ये देखिए ट्रिपल ए रेटेड पोर्टफोलियो है, ये स्टेट बैंक इंडिया है, इसमें एचडीएफसी है और अच्छी अच्छी कंपनियां हैं, आप देख सकते हैं खुद ही कि इसका रिकॉर्ड कैसा है, रिटर्न कैसा आया है, इसकी वॉलेटिलिटी कितनी रही है, और उसी में निवेश कीजिए। अनिश्चित बाजार में इक्विटी में मुनाफे की स्ट्रैटेजी पर अब हम करने वाले हैं चर्चा। हमारे साथ अब हैं क्षितिज महाजन, को फाउंडर है कंप्लीट सर्कल कंसल्टेंट्स के। क्षितिज, आपका बहुत स्वागत है। अभी तो सबके मन में यही सवाल है कि इक्विटी पोर्टफोलियो को हेल्दी और दुरुस्त कैसे किया जाए, क्योंकि हमें मालूम है कि किस तरीके से इक्विटी मार्केट रिएक्ट कर रहा है जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से। अब हम 3 अलग अलग सिनारियोज और 3 अलग लक्ष्य और उसके हिसाब से हम 3 अलग कैटेगरीज के निवेशकों को आज आपके जरिए एड्रेस करने वाले हैं कि उन्हें अब इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए या कौन सी कैटेगरीज की तरफ वो देख सकते हैं अपनी पूंजी को सुरक्षित रखने के लिए। अब सबसे पहली कैटेगरी तो वो है जो कि अपने लक्ष्य से महज कुछ ही समय दूर है। हम ये समझ सकते हैं कि शायद जिन्होंने पैसे इकट्ठे किए हो, जिनकी रिटायरमेंट थोड़ी करीब हो, जिनके बच्चों की पढ़ाई का जो गोल है वो एक दो साल में रियलाइज हो रहा हो, उनको लग रहा होगा कि शायद अभी उनका जो पैसा है इक्विटी मार्केट में उतना अच्छा रिटर्न नहीं दे पा रहा है। जो दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं वो इसको रियलाइज कर रहे होंगे। तो जो लक्ष्य से 1 साल या 1 से 1.5 साल दूर है, उनके लिए अभी इक्विटी में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? बहुत बहुत धन्यवाद स्वाति आपका। एंड यहाँ पर आपको मेरी आवाज आ रही है स्वाति? बिल्कुल बिल्कुल। आप मुझे सुन पा रहे हैं? बताइए। ओके। सो जो लोग अपने लक्ष्य से थोड़ा अभी मान लीजिए जिनका लक्ष्य अभी 8 महीने से साल में अगर है, तो उनके लिए सही होगा। देखिए अभी ये बहुत अनिश्चितता का समय है। मैं तो चाहूंगा ये जल्दी इस चीज को जो चल रही है अभी ग्लोबल टेंशन से जल्दी खत्म हो, बट नोबडी नोज क्या डायरेक्शन लेती है। हैविंग सेड दैट, जिसको पैसे बहुत इमीडिएटली चाहिए हो, तो अभी जो ब्रॉडर मार्केट्स हैं वो कोई 12-13% करेक्टेड है अपने अपने पीक लेवल से। उनको बैलेंस एडवांटेज फंड या बैलेंस फंड का रुख लेना चाहिए। अगर एग्जिस्टिंग उनके काफी पुराने एसेट्स हैं तो उधर मूव कर देना चाहिए, बिकॉज बैलेंस एडवांटेज फंड अपने हिसाब से इक्विटी और फिक्स इनकम में एलोकेशन करेंगे। तो अगर मार्केट बहुत गिरेगी, अभी ज्यादातर बैफ्स का जो परसेंटेज एलोकेशन है, अगर आप अच्छे बैफ्स लेते हैं उसमें 40% के करीब है। अगर मार्केट ज्यादा गिरेगी तो यहाँ पर वो इक्विटी का एलोकेशन बढ़ाते जाएंगे, और अगर मार्केट इसी लेवल पर रहेगी तो वो इक्विटी का एलोकेशन कम करेंगे या फिर इसी लेवल पर रखेंगे। सो आई एम सेइंग उन लोगों के लिए जिनका लक्ष्य बिल्कुल नजदीक है, बैलेंस एडवांटेज फंड या बैलेंस फंड्स एक सही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। और अगर आपके पास समय है 1.5-2 साल का आपके पास, तो कई बार कभी कुछ नहीं करना सही स्ट्रैटेजी होता है। सो वो इंग्लिश की कहावत है, समटाइम्स डूइंग नथिंग इज द राइट थिंग। तो आप एक्ट मत करें और पैनिक मत होइए, समझिए इस चीज को दैट कॉर्पोरेट इंडिया अच्छा कर रहा है इस समय। हमें सिर्फ ये समझना है कि ये ग्लोबल जो एक सेलिंग आई एफआईआईज की बिकॉज ऑफ यूक्रेन रशियन एस्केलेशन के कारण, और यूएस में अब ये जो हंसने की बात हुई है स्वाति, जिस कारण से इनिशियल सेलिंग आई थी, जो यूएस में बॉन्ड यील्ड्स बढ़ रही थी, वो अब कुछ कोई बात ही नहीं कर रहा है आज की डेट में। बट यस, एज ए कंट्री, एज ए कॉर्पोरेट इंडिया, वी आर डूइंग वेरी गुड। हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमारे जीएसटी कलेक्शन नंबर्स अच्छे हैं, हमारे गवर्नमेंट के जो प्लान्स हैं वो बिल्कुल सही ट्रैक में हैं। तो आप बने रहे अगर आपके पास 2 साल प्लस का टाइम है तो बैलेंस एडवांटेज फंड आपने उनके लिए बोला जिनका लक्ष्य बस 1 से 1.5 साल दूर है। कौन सी फंड्स हो सकते हैं इस कैटेगरी में, अगर मैं बहुत क्रिस्पली आपसे पूछूं? कुछ अच्छे फंड्स हैं, जैसे कोटक का है, मतलब मेरे पास 4-5 फंड्स की मेरे को पसंदीदा हैं। एसबीआई का है, डीएसपी का इक्विटी हाइब्रिड फंड बहुत अच्छा फंड है, टाटा का बैलेंस फंड है। तो आप देख सकते हैं अपने हिसाब से कोई 1 या 2 फंड्स ले सकते हैं, बट ये 3-4 ब्रॉडर जो फंड मुझे पसंद है। पर अपना आप ड्यू डिलिजेंस कीजिए जब आप इन्वेस्ट करें, कोई रिकमेंडेशंस नहीं है ये।
ओके तो हाइब्रिड फंड के कुछ जैसे डीएसपी इक्विटी एंड बॉन्ड फंड, एडलवाइज बैलेंस एडवांटेज फंड, आईसीआईसीआई प्रू बैलेंस एडवांटेज फंड है, एबीएसएल का भी बैलेंस एडवांटेज फंड एंड कोटक बैलेंस एडवांटेज फंड, कुछ ऐसे कैटेगरीज के फंड है जो स्पेशली हाइब्रिड कैटेगरी में आप डेफिनेटली देख सकते हैं। 1, 3 और 5 साल के हिस्टोरिक रिटर्न्स को आप वन ऑफ द क्राइटेरिया इसमें मान सकते हैं। अब थोड़ा स्पीड अप इसको करते हैं क्षितिज, लंबी अवधि के निवेशक जिनका एक्चुअली लक्ष्य दूर है, उनके लिए स्ट्रैटेजी क्या? अगर एडिशनल पैसे हैं तो उसे तैयार रखिए, क्योंकि आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगी इक्विटी मार्केट में, जैसे आज अपॉर्चुनिटी थी। अदरवाइज कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो लोग ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं उनको ये देखना है कि ये इट्स लाइक मार्केट में डिस्काउंट है, आपके पास आज 15% ब्रॉडर मार्केट करेक्टेड है। पर देखिए ना स्वाति, मार्केट ब्रॉडर मार्केट 13 से 15% करेक्टेड है, बट जो अच्छे स्टॉक्स हैं, क्योंकि एफआई की सेलिंग जो आई है एफआई होल्डिंग में आती है और वो बड़ी सारी कंपनीज में होती है, वो बड़ी कंपनीज काफी अच्छी कंपनी जो है 15, 18, 20, कुछ 25-30% भी करेक्टेड है। तो अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी आए तो कुछ अच्छे फंड्स में आप इनफैक्ट एसटीपी रूट के थ्रू निवेश करें। अदरवाइज अगर कुछ नहीं करना है तो एक्ट मत करें, पैनिक मत होइए, बने रहें और अपनी सिप्स को कंटिन्यू करें। और ऐसे कौन से फंड्स हो सकते हैं जो इस कैटेगरी के निवेशकों के लिए अच्छे फंड साबित हो सकते हैं? जैसे कि कोटक फोकस है, एचडीएफसी फोकस है, टाटा लार्ज एंड मिड कैप है, डीएसपी फ्लेक्सी कैप है। ये 3-4 अच्छे फंड्स हैं जो आप देख सकते हैं अपनी तरफ से, जहां पे आपका बैलेंस जहां पे आपका मल्टी कैप अप्रोच से एलोकेशन है। पीजीएम का एक मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड है, वो भी आप देख सकते हैं। तो 4-5 अच्छे फंड्स हैं जिसमें आप एलोकेशन ले सकते हैं और बेस्ट तरीका यही है, एसटीपी रूट से लीजिए और कहीं पे स्वाति कोई मार्केट में अच्छा गिराव मिलता है तो आप स्विच जल्दी कर दीजिए। तो बेसिकली फोकस्ड कैटेगरी, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी, लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी है जिसमें आप ज्यादा फोकस कर सकते हैं अगर आपका जो लक्ष्य है दूर है। और एसटीपी सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान रूट आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सिस्टमैटिकली धीरे धीरे स्टैगर्ड मैनर में इक्विटी में अपने पैसे पार्क कर सकते हैं। और बिल्कुल एंड में वेरी क्रिस्पली नए निवेश की स्ट्रैटेजी, ऐसा निवेशक जो कि मार्च 2020 के बाद बाजार में आया, एक बड़े फॉल के बाद और एक बड़ा चढ़ाव भी देखा और दोबारा एक फॉल देखा, उनकी स्ट्रैटेजी और फंड्स। मैं यही कहूंगा कि उनके लिए लिटमस टेस्ट है और अच्छा हुआ कि उन्होंने अपने करियर में, अपनी इन्वेस्टिंग करियर में जल्दी ये अपसाइड डाउनसाइड इकट्ठे देख ली है। लास्ट 6 मंथ्स का रिटर्न ऑलमोस्ट काफी फंड्स में या काफी प्रोडक्ट्स इक्विटीज में ऑलमोस्ट निल है। और मैं यही बोलूंगा कि ये इक्विटी का एक अपना करेक्टर है, दैट वॉलेटिलिटी इज अ पार्ट, इनहेरिटेंट पार्ट ऑफ इक्विटी। तो आपको पैनिक नहीं होना है। इनफैक्ट आपने अपने करियर में, अपने इन्वेस्टिंग करियर में बहुत जल्दी ये देख लिया है, तो आप बने रहे। ये इंपॉर्टेंट है देखना कि अगर आपको कुछ आपने रिटर्न बेसिस में कुछ फंड सिलेक्ट किए थे, इस समय अगर उसको रीएलोकेट करना चाहते हैं तो इस समय फाइनेंशियल सेक्टर और डिजिटल एज ए सेक्टर के फंड्स स्टॉक्स काफी करेक्टेड हैं। तो आप एक टाटा डिजिटल या कोई बैंकिंग एंड फाइनेंशियल आईसीआईसीआई एसबीआई का आप फंड अपने ओवरऑल पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। और ओवरऑल बिलीव मी, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट आपके लिए समझना है कि दैट इक्विटी मार्केट में ऑन एन एवरेज आप 12 से 15% एक्सपेक्ट कर सकते हैं रिटर्न। जो लास्ट 2020 में हुआ, कॉर्पोरेट अर्निंग वगैरह कुछ भी नहीं था, कोविड का इशू था, बट लिक्विडिटी इनफ्लो था इक्विटी मार्केट में, तो आपको रिटर्न बना। आज इंडिया का कॉर्पोरेट अर्निंग है, हर चीज अच्छी है, पर ग्लोबल क्यूज के कारण रिटर्न नहीं बन रहा है। बट आप समझिए इस चीज को, अंडरलाइन जो आपके बिजनेसेस हैं, जो आपने म्यूचुअल फंड लिए हुए हैं, वो सब बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो बने रहे। और अगर नहीं आपने ऐड किया है, वेट करते किसी करेक्शन का, तो ये वो करेक्शन है जहाँ पे आप एलोकेशन धीरे धीरे शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल, तो 3 अलग निवेशकों की स्ट्रैटेजी, नया निवेशक, लंबी अवधि का निवेशक और जिनका बस गोल रियलाइज होने वाला है, उनके निवेश की स्ट्रैटेजी इक्विटी में हमने समझी। क्षितिज, बहुत धन्यवाद आपका करेंगे, हमारे साथ मनी गुरु में आज आप शामिल हुए। तो मनी गुरु में आज के इस पेशकश में बस इतना ही, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जी बिजनेस।